गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है ना। और हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस में जान रहे हैं क्लास 11th के लिए क्रैश कोर्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सिर्फ आ सकते हैं नहीं, आएंगे ही आएंगे। ये इस सफेद बाल वाले की गारंटी है, क्योंकि ये बाल हमने सफेद ऐसे ही धूप में नहीं किया है। ये अनुभव वाले सफेद बाल हैं। इतना दिन से जो पढ़ा रहे हैं ना, उसका नतीजा है कि अभी आप 12th क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं, या फिर उनके पास असाइनमेंट होगा, उनका असाइनमेंट और उनका क्वेश्चन पेपर लेकर के आप मिला के देख सकते हैं। हालांकि हमने एक वीडियो डाला है फाउंडेशन फिजिक्स का काला सच टॉपिक डाल करके, टाइटल डाल करके, आप उस वीडियो को देखिए। हमने एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट के कहां से है वो क्वेश्चन, ये हमने एक एक क्वेश्चन का डिटेल डाला हुआ है। आपके लिए भी विश्वास कीजिए, आपके लिए भी एग्जाम के दूसरे दिन उसी तरह का वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को एक एक करके देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझ के जाते हैं, तो बच्चों आपको तकलीफ नहीं होगा। कॉन्फिडेंट होकर के जाइए कि सर तो बोले हैं 80% की गारंटी है। अरे अनुभव है ना, अनुभव से बाल सफेद हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि कल से हम पढ़ा रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं है, और आपको हम इंटरटेन करके आपको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, जो पढ़ा दिया जाएगा, जो बता दिया जाएगा, वो 100% आएगा ही आएगा। एवरी ईयर की बात कर रहे हैं हम। आखिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से निकल करके असाइनमेंट से मिला लीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि सर खाली फेंक रहे थे कि कुछ दम है सर के बातों में। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेसन 4, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस लेसन में बच्चों हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जाम ऑफ क्लास 11th क्या है, चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन करा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इच। एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। यहां बच्चों क्या एक्सेलरेशन से, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास दिया हुआ है 2 kg, एक्सेलरेशन 0.5, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। ऑप्शन सी कितना आसान है। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी आईडी हो गया इज ट्रेवलिंग इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए तो सर्कुलर मोशन में अगर एक वस्तु एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या क्या हो रहा होगा भाई, उसका वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा होगा। वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। क्या कर रहा है, हैज इनवर्ड एक्सेलरेशन, चलिए दे ही दिया। इनवर्ड एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ये सब गलत है। इनवर्ड एक्सेलरेशन ऑप्शन ए। अभी तो ये बात करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। एक वस्तु जो सर्कुलर मोशन में है, उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है mv²/r और दूसरा फॉर्मूला है mr⍵²। तो यहां पर देखिए mr⍵², d भी है, a भी है, दोनों है, दो एक ही, ये m⍵²/r कर लीजिए, एक को गलत कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन सही रहेगा एग्जाम में, वहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, m⍵²/r कर लीजिए, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का कौन सा लॉ मोशन का रियल लॉ के नाम से जाना जाता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते समय कई बार बताए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाई y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग। अच्छा, फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन कौन है आपको पता है? y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी a की जगह में कौन है आपका g, यानी कि यहां पर वस्तु का एक्सेलरेशन जो है g के बराबर है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू g। देखिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। 7 में आइए, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक लार्ज फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है फॉर ए शॉर्ट टाइम, कम समय। अब सोचिए तो, लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी इंपल्स, फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंपल्स। तो कह रहा है द इंपल्स इंपार्टेड इज इक्वल टू द, तो जब इंपल्स लग रहा है तो किसके बराबर होगा? तो इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं इसको भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। कॉर्क में मास होगा तो मास के कारण उसको नीचे जाना चाहिए, तैर रहा है, इसका मतलब नीचे से भी कोई फोर्स है जो उसको डूबने नहीं दे रहा है। तो कह रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क। तो भैया नेट फोर्स अपने ही जगह में है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या हो रहा होगा? जीरो। ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। एक बुलेट है जिसका मास 40 ग्राम दिया हुआ है और उसको 8 kg के गन से फायर किया जा रहा है और उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 800 मीटर। तो रिकॉइल स्पीड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb vb बाई mg। कितना हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्या? 40 ग्राम माइनस 40, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड बाई mg। कितना आ गया? 8 kg। लेकिन ये सर ग्राम में है तो 10 टू द पावर -3 kg कर दिए, तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट जाएगा ये क्या? और बाई 8 से 8 कट गया, -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें टाइप जिसको करने दिए थे ना, वो बस ऐसे ही सिर्फ ये टाइप कर दिया। इसमें से कोई मॉडल सेट का है, कोई एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे सुधरवा करके इसको हम आपको नेक्स्ट डे में, या देखते हैं, रहने दीजिए ना, हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है, ईयर से क्या मतलब है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन क्या होगा जी? वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट कितना है? 40 ग्राम, 40 इंटू 10 टू द पावर -3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 800 मीटर पर सेकेंड बाई मास ऑफ गन 8 kg। ये 100 आ गया, तो 100 इंटू एक और जीरो दिए, प्लस 3 0 कैंसिल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 रिकॉइल ना माइनस, तो ये -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो देखिए हमने सॉल्व कर दिया, क्या दिक्कत है? सॉल्व कर दिए। A block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. कह रहा है एक ब्लॉक जो है एक फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है, अब इसको मूव कराने के लिए सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगाए,
तो कह रहा था फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो भैया फ्रिक्शन तो इधर डेवलप होगा ना अपोजिट में, तो और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स होता है। एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, या इसी को हम लोग लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू म्यू और नॉर्मल इक्वल टू एम जी। अब यहां देखा जाए क्या क्या है, देखा जाए। देन फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। नहीं भाई, मास का बात कर रहा है, मास का बात कर रहा है, तो भाई मास पर तो सिंगल डायरेक्टली एंड सिंगल पावर, तो मास ऑफ द बॉडी रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। देखिए ना, डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हो रहा है क्या? आइए 11 नंबर, इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रिएक्शन आर, इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रिएक्शन आर क्या? बैलेंस्ड फोर्सेस, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? बैलेंस कर देता है। रेशियो ऑफ यूएस एंड यूके इज, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहा है, यूएस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यूके इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए ये रेशियो जो है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ओके, a lift is moving with constant acceleration upward, अब the mass of the object in the lift is लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है और कह रहा है मास क्या होगा? अरे भैया मास तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ, लेकिन अगर वेट कहता तब तो बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता है सर? क्यों बढ़ जाता भाई? लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इसका जो इसके अंदर जो मास होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसका वेट mg, और इसी में ऊपर जा रहा है तो एक सुडो फोर्स लगने लगता है ma, तो इसका जो मेजरमेंट होता वो वेट जो है बढ़ जाता। लेकिन कह रहा मास, तो मास जो है रिमेन सेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास थोड़ा घटेगा बढ़ेगा, मास जो है सेम रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, अब सर्कुलर मोशन में कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे रिलेट होता है? तो भैया सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि नहीं, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, अगर वस्तु ऐसे मूव कर रहा है तो, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है रेडियल। देन दे आर रिलेटेड एज दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बोथ इन द, अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू, नहीं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन बी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करता है? परपेंडिकुलर, यही एंगल में देता तो 90 डिग्री। ऑप्शन को भी ध्यान देना है ना, किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। आइए 15 नंबर, ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg, if the speed of bullet is 80 meter per second, then the recoil speed, फिर से देखिए recoil speed का क्वेश्चन आ गया, then velocity of gun is equal to minus mb/vb by mg, तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम को केजी में कर दिए। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 80 मीटर डिवाइड बाय मास ऑफ गन 100 kg, तो क्या हो गया भाई? 1 2 से कट गया, कट दीजिए, तो ये क्या काट देना? 16 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब इसी को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 यानी कि 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ना, एक एक ठोको तो सॉल्व करके बता रहे, इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन में ABCD नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए वीडियो देखिए। फिर से मान लीजिए ये क्वेश्चन ना दे करके कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, सेम डेटा अलग कर दिया, क्वेश्चन सेम, तो ये आप 16 नहीं ना आएगा, उसका आंसर दूसरा आएगा। तो कैलकुलेशन जानिए कहते हैं ना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा। A body is moving under the action of two forces, एक फोर्स इतना, एक फोर्स इतना, its velocity will become uniform under third force, तो फिर तीसरा फोर्स कितना होना चाहिए? तो सर तीसरा फोर्स कैसा होना चाहिए कि तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 0, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 0, यही ना कह रहा है।
कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए तीनों फोर्स का सम, तो F1 F2 दिया हुआ है, तो F3 जो होना चाहिए इन दोनों के सम का माइनस, F3 इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2। तो भाई जोड़िए ना दोनों को, ये आई को आई से जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और जे को जे से जोड़ेंगे 9 माइनस 9, यानी कि आंसर हो जाएगा -5i प्लस 9j। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, -5i प्लस 9j, डी ऑप्शन। देखिए अरे वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए नेट फोर्स 0, तो 3 फोर्स लग रहा है, तो 2 का वैल्यू दिया और तीसरा निकालने बोल रहा है, तो तीनों का सम करके 0 कीजिए ना, नेट फोर्स 0 कीजिए ना, तीनों फोर्स का सम 0। अब 2 का वैल्यू, तो तीसरा क्या होगा, 2 का जो सम होगा उसका अपोजिट। ये तो 17 नंबर में आइए, कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2। The maximum acceleration of the train in which a box laying on its floor will remain stationary। तो स्टेशनरी रहने के लिए तो जितना फोर्स उस पर सुडो लग रहा होगा इधर ma इज इक्वल टू fr, तो ma इज इक्वल टू fr, और fr इज इक्वल टू ma इक्वल टू fr इक्वल टू म्यू mg, तो m से m कट गया भाई, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, म्यू 0.2 इंटू जी कितना, जी आपका 9.8 या 10 लेना है, यहां से 10 लेने बोल रहा है 10, तो 10 यानी कि कितना हो जाएगा जी, 22 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए बस। अरे स्टेशनरी है और ट्रेन के फ्लोर पर रखा हो, तो ट्रेन एक्सेलरेशन में है, तो उसके अंदर जितना उसके सब पर सुडो फोर्स लगेगा, तो जब सुडो फोर्स किधर लगेगा, जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट, और ये कह रहे सुडो फोर्स के कारण घसक नहीं रहा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब जब फोर्स उधर लग रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट लगेगा, तो सुडो फोर्स ma इज इक्वल टू स्टेशन फ्रिक्शनल फोर्स fr, ma इज इक्वल टू fr, ये कंसेप्ट है, और fr इक्वल टू क्या, म्यू n इक्वल टू mg। A force of 0.04 Newton acts on a body of mass 1 kg, force of acceleration of the body। अरे भाई ये सभी क्वेश्चन है ना, तो देखिए F दिया हुआ a इज इक्वल टू F बाई m, अब F कितना है भाई 0.04 न्यूटन, और मास कितना है 1, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है 0.04 न्यूटन पर केजी, यहाँ फोर्स जो है न्यूटन में और मास केजी न्यूटन पर केजी 0.04। 18 नंबर देखिए, आइए द फ्रिक्शनल फोर्स 19 नंबर, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज, दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये सीधा सीधा तो है, ए नंबर 19 का ए, Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यही ना है, तब तो ए ऑप्शन ए में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। 20 नंबर में आइए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज mv स्क्वायर बाई r, और ये भी होगा लेकिन यहां पर ना दोनों होना चाहिए, एक ऑप्शन m बाई ओमेगा स्क्वायर r कर लीजिए, इसको हटाइए, इसको गलत ही रहने दीजिए, m बाई ओमेगा स्क्वायर r कर लीजिए। v के टर्म में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू v के टर्म में mv स्क्वायर बाई r, और ओमेगा के टर्म में m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहां पर दोनों दे दिया है तो एक को गलत करना होगा ना, आपके एग्जाम में एक ही रहेगा, तो mv स्क्वायर बाई r को टिक करेंगे, सही मानेंगे तो उसको थोड़ा सा ऑप्शन ए को गलत कर दीजिए, m बटा ओमेगा स्क्वायर r कर लीजिए, अगर उसको करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, एक ही ऑप्शन एग्जाम में रहेगा, टाइपिंग वाला जो है कुछ मिस्टेक किया। आइए, इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व, रॉकेट प्रोपल्सन याद कीजिए, रॉकेट के मोशन में क्या, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का 3 एप्लीकेशन बताए थे, रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एंड रॉकेट प्रोपल्सन। तो ये तीनों घटना जो है
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड, इसलिए कौन सा क्या कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम। 22 में आइए, ए बॉडी ऑफ मास m collides against a wall with a velocity v and rebounds with the same speed, गया टकराया और सेम स्पीड से लौट आया, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv। अच्छा कभी कभी ना माइनस, अगर यहां पर चेंज इन डायरेक्शन दिया रहता भी मैं अगर वेक्टर लगा देता तो यहां माइनस लिखना होता, क्योंकि वेक्टर नहीं लगाया है, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ 2mv हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, इसमें से कौन सा इक्वेशन सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ऑप्शन ए, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ऑप्शन ए। 22 का ऑप्शन ए, 23 का भी ऑप्शन ए, डीपी बाई डी टी। 24, a cyclist is moving in a circular path of radius 80 meter with velocity 10 meter per second, his angle of bend with vertical तो एंगल ऑफ बेंडिंग याद है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं, एंगल ऑफ बेंडिंग या एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए रोड, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, याद आया। तो v स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 बाई आर कितना 80 इंटू जी कितना 10, 1010, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/8, यानी tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/8, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। ओके 25 में आइए फटाफट देखिए, a particle is moving in a circular path of radius r with velocity v, then centripetal acceleration, तो centripetal acceleration a centripetal is equal to v square by r, या फिर इसी को ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन किस रूप में, v के में है ओमेगा स्क्वायर आर, ऑप्शन देखिए कि किस में है, v में है कि ओमेगा में, तो हमारा ऑप्शन सारा v में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। दिस इज 26, an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter move along the groove steadily, not r, it is steadily, and complete 7 revolution in 100 second, the linear speed of the insect is, अब linear speed हमको भी निकालना है, linear speed भी निकालना है, क्या होगा भाई, तो भी निकालने के भी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, और वो 7 चक्कर लगाए, ओमेगा कितना, ओमेगा होता है v इक्वल टू आर, ओमेगा इज इक्वल टू 7 इंटू 2 पाई बाई 100, और आर आपका है 12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अरे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी हुआ ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की 7 चक्कर, एक चक्कर का डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, तो 7 चक्कर का 7 इंटू 2 पाई, 7 इंटू 2 पाई, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 7 इंटू 2 पाई बाई टाइम, थीटा बाई टी 100 सेकेंड, और इंटू आर हमारा 12 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके आइए 27, यानी कि 26 का ऑप्शन बी, 26 का ऑप्शन बी। आइए 27, a stone of mass 1 kg is lying on the floor of a train which is in acceleration with 1 meter per second square, the net force acting on the stone is, है ना, क्या कह रहा है देखिए ना, एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, वो ट्रेन के फ्लोर पर रखा हुआ है, अब ट्रेन जो है एक्सेलरेशन से चल रहा है, द नेट फोर्स, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि क्या स्टोन मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि रखा हुआ है, लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, इसका मतलब रखा हुआ है। अब जब ये पत्थर रखा हुआ होगा भाई, तो इस पर एक फोर्स तो लग रहा होगा ma, लेकिन ये रखा हुआ है यानी कि इस फोर्स को कोई अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन, तो रखा हुआ है यानी कि ये दोनों जहां है वही है, यानी नेट फोर्स 0, नेट फोर्स कितना 0।
28, एक साइक्लिस्ट बॉन्ड्स कर दिया, बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न टू, क्यों साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है? टू जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो उतना सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो सके ताकि वो आसानी से टर्न ले सके, इसलिए यानी कि 28 का ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी। ए बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल, है ना, ये डबल हो गया, एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बुक रखा हुआ, इसका एक्शन mg नीचे, रिएक्शन ऊपर, देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कितना? एंगल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर 180 डिग्री। एक्शन बुक क्या फोर्स लगा रहा होगा? वेट ना, टेबल पर वेट mg, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल ऊपर, तो mg और नॉर्मल के बीच कितना एंगल? 180 डिग्री। ठीक है। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो इसको क्या कहते, तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट आइए। When a bus suddenly stopped, a passenger in the bus falls forward. अब बताइए तो, कितना बार बता चुके पढ़ाते समय, तो अगर पढ़ाते समय मेन देखिए, हम बार बार कल भी पिछले वीडियो में भी बोले थे और क्लास में भी कहते हैं, अरे क्वेश्चन कोई आसमान से टपकता है, लेसन को, कंसेप्ट को, थ्योरी को बढ़िया से पढ़िएगा ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने से बचेगा नहीं, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए लेसन को पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तो 11th में गलती हो गई है ना, लेकिन 12 में जब आइएगा बच्चों, तो थ्योरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वही फिजिक्स है। कंसेप्ट जब तक नहीं पकड़ पाइएगा ना, तो फिजिक्स नहीं सीख पाइएगा। खाली न्यूमेरिकल या फिर खाली ऑब्जेक्टिव बना ले, फिजिक्स नहीं सीख पाइएगा। एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा में भूल जाइएगा, एक क्वेश्चन बनेगा, तीसरा में भूल जाइएगा। लेकिन जब कंसेप्ट सीखा हुआ रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन में वो कंसेप्ट आएगा, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा। ओके, तो कह रहा है कि जब एक बस सडनली रुकता है, तो जो पैसेंजर है वो आगे की ओर गिरता है। दिस एक्सप्लेन्ड, ये कौन सा लॉ से? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखते हैं क्या कह रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ना। तब 32, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फील्स पुश्ड बैकवर्ड है, BAC के बैकवर्ड, वेन एवर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड। हाँ, अभी फिर तो यही बात हो गया, जब बस आगे की ओर एक्सेलरेट होता है, तो जो पैसेंजर है पीछे की ओर एक बैकवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्या? शुद्ध फोर्स। एक्सेलरेशन के दौरान, एक्सेलरेशन के दौरान जो फोर्स लग रहा है, यहां ये नहीं कह रहा कि बस अचानक चला अचानक रुका, एक्सेलरेशन में जब वो आता है तब उसको पीछे की ओर एक फोर्स महसूस होता है। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कौन सा फोर्स लगता है, याद है? शुद्ध फोर्स। ये कंफ्यूज करेगा आपको इनर्शिया और शुद्ध फोर्स में। तो इनर्शिया में ध्यान रखेंगे, इनर्शिया में जब बस अचानक चलेगा अचानक रुकेगा, ठीक उसी समय, यानी अवस्था जब बदलेगा। लेकिन शुद्ध फोर्स जब भी आप एक्सेलरेशन में होंगे तो वहां शुद्ध फोर्स ही लगेगा। ध्यान रखना है ये सब बात। तो 32 का सी ऑप्शन, यहां ए बी ऐसे दिया हुआ है, वहां सी है। चलिए 33, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम इज, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है,
ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मोमेंटम P इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास 5 kg और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, देन मोमेंटम इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है भाई, कहीं है? ये देखिए ऑप्शन ए, 10 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी 10 kg मीटर पर सेकेंड। 34, a block of wood is placed on a surface, a force is applied parallel to the surface to move the block, the frictional force developed। कह रहा है एक लकड़ी का ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, अब इस एक फोर्स लगाया जाता है ताकि ये जो ब्लॉक है सरफेस पर चल सके, किधर? पैरेलल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर डेवलप होगा? अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। देखिए क्या कह रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, नहीं। नॉर्मल टू द सरफेस डाउनवर्ड, नीचे लगेगा, नहीं लगेगा। along the direction of applied force, ये भी नहीं लगेगा। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, डी ऑप्शन, यस, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगेगा, अभी तो फिगर में दिखाई रहे हैं। ओके बच्चों, आइए 35, द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो होता है ना, ये FR/N होता है। FR का न्यूटन और नॉर्मल फोर्स का भी न्यूटन कट के इट इज यूनिटलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग 35 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं 35 के बाद। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? कह रहा है कि एक मशीन गन को जब हम फायर करते हैं तो एक आदमी जो है मैक्सिमम 144 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है उसको होल्ड करने के लिए। और वो जो मशीन गन है एक बुलेट फायर कर रहा है जिसका मास है 40 ग्राम और वेलोसिटी कितना 1200 मीटर पर सेकेंड से बुलेट फायर कर रहा है। तो कह रहा है कि वो आदमी कितना बुलेट को फायर कर सकता है पर सेकेंड में, क्योंकि जितना ताकत लगा रहा है उतना ही ना बुलेट फायर कर पाएगा भाई। तो कितना? तो जितना आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इनटू एन। एक बुलेट से कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? तो P2 माइनस P1 पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड। तो जितना मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स वो आउटवर्ड लगाएगा उतना ही फोर्स पीछे भी लगना चाहिए। तो यहां से N इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू टी बाई P2 माइनस P1, यानी चेंज डेल्टा P। चलिए ना इसको एक मिनट, इसको हम लोग कर ले, इसको ऐसा करते हैं, फोर्स इक्वल टू N डेल्टा P बाई T। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर? N इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा N इक्वल टू हो जाएगा F इंटू टी बाई डेल्टा P। तो आ तो गया। फोर्स कितना लग रहा है? 144, टाइम है 1 सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी। एक बुलेट के फायर होने से मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है भाई? 40 इंटू 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 10 टू द पावर माइनस 3 काहे लगाते हैं? तो इसका मास जो ग्राम में उसको केजी में करने के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 जीरो कट गया, ये 12 से 12 और 4 से 3, यानी टोटल नंबर ऑफ बुलेट 3। देखिए कितना ऑप्शन आसान सा क्वेश्चन है। When a bus suddenly takes a turn, the passenger are thrown outward because
जब टर्न लेता है तो फिर एक्सेलरेट कर रहा होता है, और जब एक्सेलरेट कर रहा होता है तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, नॉट इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट होता है तो सुडो फोर्स लगता है, यहां इनर्शिया नहीं लगेगा। ठीक है। A person sitting in an open car moving at a constant velocity throws a ball vertically up into the air, the ball will fall। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो फिर जब हम बॉल को फेंकेंगे ऊपर तो फिर वो हमारे हाथ में ही आके गिरेगा। हाँ, एक्सेलरेट कर लेता, हम फेंके बॉल और गाड़ी अपने स्पीड बढ़ा लिया तो गाड़ी आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे गिरेगा। लेकिन हम बॉल फेंके और गाड़ी ब्रेक लगा दिया, फिर से एक्सेलरेशन, तो फिर बॉल वो आगे निकल जाएगा, गाड़ी पीछे रह जाएगा। लेकिन कह रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर बस के अंदर जब हम बैठे हैं तो बस के साथ साथ हमारा भी वेलोसिटी उतना ही हो जाता है, तो हमारे हाथ में बॉल है तो बॉल का भी वेलोसिटी इतना ही हो जाएगा, तो हम जब उसको ऊपर फेंकेंगे तो हमारे साथ साथ बॉल भी आगे बढ़ेगा, यानी एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, उसी के हाथ में गिरेगा जो इसको ऊपर फेंक रहा है, यानी ये पर्सन सिटिंग 38 का कौन सा ऑप्शन, डी। आइए 39 कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स है 5 न्यूटन और मास है 1 kg, क्या ये भी क्वेश्चन है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या कीजिएगा, है तो है क्वेश्चन, आसान हो चाहे हार्ड हो, एग्जाम में सारा क्वेश्चन हार्ड ही थोड़ा रहता है, कुछ आसान रहता है कुछ हार्ड रहता है, इसलिए सारा क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को मन लगा के देखते जाइए बच्चों। Which of the following is a self adjusting force? Static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। A hammer of mass 300 gram moving at 40 meter per second strikes a nail, the nail stops the nail, यहां nail होगा, the nail stops the hammer in a very short time of 0.02 second, the force of the nail on the hammer। तो जब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो रोक दिया, तो कितना मोमेंटम से चल रहा था अभी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया 300 ग्राम इंटू 40 गुना 10⁻³ मोमेंटम, और 0 हो गया, और कितना टाइम लगा 0.02 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो ये 1 2 3 0 कम 4 12 और 2 0 ऊपर गया भाई, 1200/2 यानी 600 न्यूटन, ये आ जाएगा ऑप्शन। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम फायर्स फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg, 40 ग्राम का बुलेट है, 8 kg के गन से फायर कर रहे हैं और उसका वेलोसिटी है 800, तो कह रहा है कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड। अरे भाई रिकॉइल स्पीड का क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb/mg, मास ऑफ बुलेट कितना 40 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 800 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मास ऑफ गन 8 kg, तो 3 0 से 1 2 3 0 8 से 8 गया, तो -4 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन। देखिए 42 का डी ऑप्शन। आइए 43 में क्या कह रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 kg मास को एक्सेलरेट कराना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 4 kg मास को एक्सेलरेट कराना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फोर्स किसके लिए ज्यादा जरूरत होगा, तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू ma 3 × 5 15 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और इसके लिए F इज इक्वल टू ma यानी 4 × 4 यानी 16 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो किसके लिए, तो 4 वाले के लिए ज्यादा चाहिए, तो ग्रेटर 4 kg मास एट 4, ये डी ऑप्शन। ठीक है 43 का डी ऑप्शन। देखिए आगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है तो
उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो ऑप्शन ए भी सही है। और देखिए फिर से यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसे यही चीज बता रहे थे, वहां पर भी बाई होता होगा जहां एक बार पहले बताए थे, तो mv स्क्वायर बाई r। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो जिस तरह से v इक्वल टू आर ओमेगा, इस तरह से a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, यानी बी ऑप्शन। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे सर? अरे भाई एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी ऐसा करते हैं, 1 मिनट छोड़िए, यहां से देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर बाई डी टी। तो r कांस्टेंट है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, 1 बाई आर बाहर, dv बाई डी टी, एंड इट इज a, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर ए, देन a इज इक्वल टू आर अल्फा। वही चीज तो कह रहे थे, ये बी ऑप्शन, a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा, बी ऑप्शन। एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन आइए 46, a particle moving in a circular path of radius r with velocity v, then centripetal acceleration, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, या फिर चूंकि v के टर्म में दे रहा है तो v स्क्वायर बाई r, डी ऑप्शन। ओमेगा के टर्म में दे रहा है तो ओमेगा स्क्वायर r हो जाता है। चलिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लेइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन द कोफिशिएंट। तो भाई एक्सेलरेशन क्या कितना होना चाहिए, तो ma इक्वल टू म्यू mg, तो a इक्वल टू म्यू g, म्यू कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.15, और g कितना 10 यानी 1.5 एक्सेलरेशन से, बी ऑप्शन। देखिए ओके, rate of change of angular velocity is called angular acceleration, rate of change of angular velocity is called angular acceleration। आइए फटाफट देखते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अरे t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को ये न्यू से दिखाने बोल रहा है, v जैसा लिख रहा है बट इट इज न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, यही तो है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। ये देखिए गड़बड़ कर दिया, ये ऑप्शन ए होना चाहिए 1 बाई टी, ये 1 लिख दिया है, ऐसा लिखे होंगे तो ये गलत समझ लिया, 1 बाई टी कर देंगे ऑप्शन ए को। न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, भाई पढ़ाए हैं, डेफिनेशन ही तो है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, किसको डिफाइन करता है भाई, इनर्शिया को, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया को। An object of mass 2 kg is moving with acceleration 50 centimeter per second square, ध्यान दीजिए यूनिट। Then force, तो F is equal to ma, m कह रहा है 2 kg और एक्सेलरेशन है 50 सेंटीमीटर ना, तो इसको 100 से करेंगे तो 0.5 यानी कितना हो जाएगा भाई, 1 न्यूटन। ये पहला ऑप्शन है क्या, 1 न्यूटन ना। तब फिर चलिए, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ इतना, द बॉडी कम्स टू रेस्ट। एक बॉडी कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अब उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स, तो फिर जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, 50 बाई 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80
तो 0 इज इक्वल टू यू कितना था 10 प्लस ए कितना 5 इंटू टी, देन हमको टाइम चाहिए कितना 2 सेकेंड आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। यानी 52 का ए ऑप्शन, 52 का ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 53 में आइए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा 53 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या, अब तो जान रहे हैं, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन गलत, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन गलत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सही। तो जो ऑप्शन दिया होगा उसके अनुसार ना हमको आंसर देना होगा भाई, इसलिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन के टर्म में अगर देगा तो उसके परपेंडिकुलर, अप्लाइड फोर्स के या मोशन के अलोंग दिया है ऑप्शन तो उसके अपोजिट। चलिए देखा जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम यानी पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। 54 का ऑप्शन सी, 54 का ऑप्शन सी, 54 नंबर कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। 54 आइए 55 में, 55 क्या कर रहा है, रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन यहां देखिए ए सी बी कर दिया, इसको बी बनाएंगे ना, इसको सी करेंगे। तो रॉकेट प्रोपल्सन किस पर बेस्ड है, तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन बी। 56 इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स 2 times द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक बात ठीक है भाई कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, है ना, देन एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन। बहुत अच्छा, तो यहां से तो लगता है कि सर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहां पर एफ आर बाई एन, तो यहां से तो सर कह रहा है नॉर्मल को डबल करेंगे तो म्यू को आधा हो जाना चाहिए। नहीं भाई, यहां पर म्यू कांस्टेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा, बट म्यू इज कांस्टेंट, रिमेन सम नहीं, रिमेन सेम। 56 का ऑप्शन सी, 56 का ऑप्शन सी। क्यों समझ में आया, ये हमने एक्सप्लेन भी किया। ओके आइए नेक्स्ट 57, ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ स्पीड u स्पीड से जाके एक दीवार से, फिक्स दीवार से टकराता है, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, और उसी स्पीड से वापस भी लौट आता है। द इंपल्स, तो अरे 2mu माइनस में, हाँ यहां माइनस लगा इसलिए माइनस वाला, माइनस नहीं दिया रहता तब तो हम लोग 2mu, आंसर 2mu ही होगा। ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बॉडी जो है एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग, ये सर्कमफेरेंस इधर चल रहा है, इसका रेडियस दे दिया है भाई 2 मीटर, ये ओ, इसका रेडियस 2 मीटर विथ ए लीनियर वेलोसिटी, अच्छा भी दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी, देन ओमेगा क्या होगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, भी हो गया 6 और रेडियस 3 यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड, उसका यूनिट ध्यान रखना होगा। कहां गया ऑप्शन बी। देखिए 58 का कह रहा है बॉडी, 58 में कह रहा है बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको देखिए सॉल्व करके बताए, एंगुलर वेलोसिटी ऑप्शन बी 3 रेडियन पर सेकेंड। 58 59 टू 59 में क्या करा है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से पानी को हटाने के लिए। इट इज कॉमन टू गिव इट सडन जर्क, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे झटका देते हैं। इन डूइंग सो, जब ऐसा करते हैं, वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ, हम लोग किसका लाभ लेते हैं, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का लाभ ले रहे होते हैं, यही है ना, वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गुड। चलिए व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग, ये 60 नंबर में क्या कह रहा है, 60 नंबर,
वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। जब एक बुलेट को फायर करते हैं तो हम लोग रिकॉइल क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, बता सकते हैं? वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल ऑफ गन। तो भैया किस लिए? तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। देखते हैं, बिकॉज ऑफ बुलेट हैज लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। हाँ, ये मोमेंटम रहता है लेकिन उसका ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा वेलोसिटी से मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ऐसा ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन यहां पर चलिए 61, मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg इट्स वेट। तो वेट इक्वल टू क्या भाई? mg। तो 2 इंटू 9.8 का ऑप्शन ले रहा है, इसलिए 19.6। क्या मास दिया हुआ 2 kg, तो वेट कितना हो जाएगा? 19.6 mg। आइए ऑप्शन ए 61 का ऑप्शन है। आइए 62 क्या कह रहा है भाई? ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडन स्टॉप्ड। तो जब वो अचानक रुकता है तो वो फॉरवर्ड गिरता है। इट इज ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, है ना? इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आया है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज क्या भाई? तो लॉ ऑफ इनर्शिया। 63 कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज क्या? तो लॉ ऑफ इनर्शिया। 63 में क्या कह रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए 64 क्या कह रहा है? व्हेन ए बस सडनली व्हाट व्हाई आर पैसेंजर थ्रोन आउटवर्ड। ये कुछ सडनली के मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, यहां सडनली में कुछ नहीं पता कह रहा है। चलिए, इट इज कॉमन टू गिव ए सडन जर्क। 65 में आइए, इट इज कॉमन टू गिव ए सडन जर्क टू वेट क्लॉथ टू रिमूव वाटर। अभी तो बताए कि वे गीले कपड़े से कपड़ा पानी हटाने के लिए हम लोग उसको सडन जर्क देते हैं, झटका देते हैं अचानक। तो कौन सा एडवांटेज ले रहे होते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ऑप्शन ए। 65 का ऑप्शन ए। देखिए सब सिंपल सा क्वेश्चन है। 66 में आइए, व्हेन द ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग पैसेंजर फॉल बैक, इट इज ड्यू टू, इट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब यहां तो देखिए इनर्शिया में भी कंडीशन दिया हुआ है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ट्रेन चल दिया, हम रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हम पीछे झटका खाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एफ इज इक्वल टू डीपी बाई dt। देखिए 67 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। 67 कर रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, अरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई dt, ऑप्शन ए। 68 ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ, अरे अभी तो ये बताए ना, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विथ स्पीड। देखिए तो कितना देर के बाद रेस्ट में आएगा? तो अभी तो सॉल्व करके बताया 2 सेकेंड। कैसे? तो एक्सेलरेशन 5, वेलोसिटी 0 हो जाना है फाइनली, तो 2 सेकेंड आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, यानी कि 50 बाई 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस 80, 0 होना है, u है 10, a 5 आ गया, t तो ये रिटार्डेशन है तो माइनस, देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 68 का ऑप्शन है। 69 में आइए, 69 क्या कह रहा है भाई? ए बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड इनिशियल वेलोसिटी इतना, if a constant force इतना acts on the body, the time in which the y component of the velocity becomes 0। ठीक है, the time in which the velocity, अरे u दिया हुआ है ना और मास दिया हुआ है, तो मास से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अच्छा, x 0 नहीं होना है, अरे ये काफी लंबा कैलकुलेशन में आएगा, इसको रहने देते हैं। 69 छोड़ दीजिए, ये कहीं से सेट हो गया इस तरह का क्वेश्चन, इतना कैलकुलेशन वाला नहीं देगा। चलिए आइए
70। ऐसे उसको हम कल सॉल्व कर देंगे। थोड़ा वीडियो बहुत सारा क्वेश्चन है इस लेसन में, थोड़ा सा इसलिए उसको स्किप कर देते हैं। ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड रिबाउंड्स। इस तरह का क्वेश्चन तो कई बार आया है। -2 mu इंपल्स ना। चलिए, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed. If the ball moves linearly, then impulse. अभी देखिए यही वाला था, इसी को फॉर्मूला में अब मास दे दिया तो 2m हो गया 0.15, इंपल्स i इज इक्वल टू जो ऊपर क्वेश्चन है उसी को, और यहां पर v कितना है 12 है भाई, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 12 तिया 36, 3.6 न्यूटन सेकेंड। सेम क्वेश्चन तो है ऊपर वाला कोई। हाँ 72 में आइए। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यही ना है। तो फिर नेक्स्ट आइए, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज। अरे तो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb vb बाई mg। किस पर? तो बुलेट के मास और वेलोसिटी पर डायरेक्टली और गन के मास पर इनवर्सली। तो क्या करा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन ये सही है। गन के मास पर तो vg इज इक्वल टू डिवाइड m जो है नीचे आ रहा है ना, तो m नीचे आ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन। 73 का बी ऑप्शन। चाहिए 74, वी कैन डिराइव न्यूटन्स। अब आगे का ऑप्शन ही पढ़ना होगा। हम लोग न्यूटन्स को डिराइव करते क्या भाई? तो सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ये नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ, ये भी नहीं कर सकते हैं। हाँ थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम, यस ये कर सकते हैं। अरे न्यूटन का सेकेंड लॉ को रियल लॉ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। यानी लिख सकते हैं वी कैन डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। यस दिस इज द ऑप्शन 74 का सी। 74 का सी। 75, the kinetic energy of two masses m1 and m2 are equal, the ratio of their linear momentum will be। तो ये क्वेश्चन तो वर्क एनर्जी पावर का है, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है दो मास का ke1 इज इक्वल टू ke2। तो ke का क्या फॉर्मूला भाई? p1 स्क्वायर बाई 2m1, और ये भी इक्वल है p2 स्क्वायर बाई 2m2 के। 2 से 2 कट गया तो p1 बाई p2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट m1 बाई m2, यानी ऑप्शन सी। 75 का ऑप्शन सी। 75 का ऑप्शन सी। देख लीजिए कैसे सॉल्व कर दिए। ए मैन वेट्स 80 kg, he stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration। अच्छा, what would be the reading on the scale? तो हो तो गया। अगर लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसका ओरिजिनल वेट से ज्यादा कितना? तो mg प्लस ma, तो mg प्लस a, तो g हो गया 10, a हो गया 5, 15 और मास कितना 80, 15 8 20 से 120 kg। m कितना हो गया 80, 120 kg। ओके, अब देखिए एक क्रिकेट 76 का कितना हुआ 120 kg। कैसे? तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो शूटर फोर्स लगेगा ना इस आदमी पर, mg भी लगेगा और ma भी लगेगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो शूटर फोर्स नीचे लगेगा। नेक्स्ट आइए 77, क्या कह रहा है? ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat so that the ball turned back with a velocity। सेम क्वेश्चन तो है। अच्छा, the force acts for 0.1 second, so the ball on the ball the average force exerted by the bat on the ball। अब क्या कह रहा है यहां पर?
पहले जा रहा था इतना वेलोसिटी से, लौट गया इतना वेलोसिटी से, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस एम यू माइनस एम भी बाई 0.01। ये वहां सेम होता था तो इसलिए एम यू हो जाता था। काहे सेव हो गया भाई? चलिए देखा जाए तो यहां कितना हो गया, एम भी कितना है 12 प्लस 20 32 डिवाइड बाई 0.01। एम कितना हो गया 150 इंटू 32 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.01, यानी ये दशमलव ऊपर चला गया, 2 0 3 0 से ये कट गया, तो 15 गुना 15 या 45 15 480। सॉल्व कीजिएगा ना, बस फॉर्मूला तो लिख दिए। यानी कि 77 का ऑप्शन ए 480 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आइए, एन एलिवेटर वेइंग 100,000 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय ए केबल विथ एन एक्सेलरेशन। फिर से वही बात, एक एलिवेटर है 1000 kg का, उसको खींचा जा रहा है केबल से, कितना एक्सेलरेशन से? तो भाई टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस एम ए देन एम जी प्लस ए। कितना हो जाएगा, m कितना 1000 kg और g है 10 प्लस 5 15, तो हो जाएगा 15,000 न्यूटन। देखिए ना, ये सब सूडो फोर्स पढ़ाया हुआ है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीधा सीधा वेलोसिटी चेंजेस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? वही थर्ड लॉ क्या कर रहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहां पर, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, ये तो ट्रू है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये भी ट्रू है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली, फॉर साइमल्टेनियस एक साथ लगने वाला अच्छी है, तो यस देयर इज नो काउज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन। हाँ, ये उनके कारण नहीं है उस रिलेशन का, देयर इज नो काउज इफेक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए 80 का ऑप्शन सी। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मोमेंटम। तो इसमें सबका मोमेंटम निकाल के देखिएगा, सबसे ज्यादा मोमेंटम आएगा ए का, है ना, सबसे ज्यादा मोमेंटम ए का। विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोएस्ट, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लोएस्ट होगा? तो स्लाइडिंग स्टैटिक में और रोलिंग में बी, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स 82 का बी, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो लोएस्ट होता है। व्हेन ट्रेन सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन ना, क्योंकि वो रुकने का बात कर रहा है, आदमी जो था वो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन 83 का ऑप्शन ए। 84 ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स, इंपल्स कितना होगा, तो फोर्स लग रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, तो इंपल्स हुआ ना, और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। 84 का बी ऑप्शन, द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, तो लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। द इंपल्स इंपॉर्टेड, और इंपल्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बी ऑप्शन 84। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कैसा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स, नहीं भाई, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। 85 में कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कैसा फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। 85 का ए, ओके। आइए 86 कह रहा है द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, 10 न्यूटन का फोर्स 1 kg के मास पर लग रहा है, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस।
अरे भाई A इक्वल टू क्या फॉर्मूला, F बाई एम। तो F हो गया 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन 1 kg, मास 1 kg, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 86 का देखिए बी ऑप्शन, 86 का बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, मास 1 kg, तो करे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। ओके 87 आइए, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, 87 द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब बताइए, अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह का हुआ था, याद है ना, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता था और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता था। तो यहां क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस। तो पैरेलल टू द सरफेस कौन लगेगा भाई, फ्रिक्शन ही तो लगेगा। When an external force is not applied to the system, its momentum, अरे जब बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ 88 क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जब बाहरी बल नहीं लगेगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो 88 का ऑप्शन बी। 89 इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब ये भी कोई क्वेश्चन है, डाइन, सी ऑप्शन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का क्या यूनिट होगा, डाइन। 90 नंबर में आइए, क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई, F इज इक्वल टू ma। 90 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन, यही ना, बी ऑप्शन। 91 आइए, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम का क्या डायमेंशन होगा, mlt। अरे लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1, तो p का डायमेंशन क्या हो गया, mlt माइनस 1। 91 का देखिए, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम mlt माइनस 1, ऑप्शन बी। इंपल्स 92 में आइए, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इंपल्स किसका प्रोडक्ट है, तो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ऑप्शन ए। 92 में ऑप्शन ए किसका प्रोडक्ट है, इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम, ऑप्शन ए। 93 ये क्या कह रहा है, देखिए अभी इस क्वेश्चन को कई बार, अभी 2 बार पहले भी आ गया, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, ऑप्शन 2 सेकेंड है। अरे 50 न्यूटन का फोर्स 10 kg वस्तु, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना 5 न्यूटन, और 10 की स्पीड से चल रहा है, रेस्ट में आना है, तो अभी 2 बार बता दिए। 93 का डी ऑप्शन। 94 आइए, व्हेन ए पर्सन जंप्स आउट ऑफ ए बोट पुश द बोट इन, जब एक पर्सन बोट से बाहर जंप करता है तो बोट को किधर पुश करता है, तो बाहर आने के लिए बोट को पीछे, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बी ऑप्शन। देखिए 94 का ऑप्शन बी, 94 का ऑप्शन बी, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, अगर किसी 95 में आइए ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, किसी बॉडी का अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं, क्या एक्सेलरेशन 0। जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यही ना, फोर्स नहीं लगेगा तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, एक्सेलरेशन इज 0। 95 का सी ऑप्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए व्हीकल कैन सेफली नेगोशिएट ए कर्व स्मूथ रोड बैंक्ड एट एंगल थीटा, ये तो बैंकिंग ऑफ रोड याद कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो कर मैक्सिमम स्पीड, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, ये v इक्वल टू आर जी tan थीटा का 1/c ऑप्शन। 96 का क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए व्हीकल कैन सेफली नेगोशिएट ए कर्व स्मूथ रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। एक रोड जो है थीटा एंगल से बैंक है, तो वहां पर आपका सेफली टर्न लेने के लिए स्पीड कितना होना चाहिए, तो याद है ना, बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, तो वहां से v पूछ रहा है तो सॉल्व कर दिए, ऑप्शन सी। 97
ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. The average resistive force exerted by the block on the bullet. फोर्स निकालना है भाई, तो पहले एक्सीलरेशन निकालना होगा. तो V इज इक्वल टू U माइनस AT. V0 U कितना से जा रहा था? 90 से. अच्छा टाइम नहीं दिया है, तो यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. डिस्टेंस वाला V स्क्वायर इज इक्वल टू लेके चलना पड़ेगा ना. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS. 0 इज इक्वल टू U कितना हो गया? 80/100 माइनस 2 इंटू A कितना नहीं है 60. S 60 सेंटीमीटर है भाई, तो 0.6. तो ये कितना हो गया भाई? ये इधर आ जाएगा तो 6 दूना 12 1.2. A इज इक्वल टू आ गया 80/100 डिवाइड बाई 1.2. दशमलव गया 12 छक 72. बहुत ज्यादा आ रहा है. अच्छा चलिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है. और कह रहा है द रेजिस्टिव फोर्स, एक्सेलरेशन आगे इतना ही रहने देते हैं, छोड़िए ना. एटी 100 बाई 1.2. तो फोर्स इज इक्वल टू इसी को कर देते हैं ना. तो फोर्स इज इक्वल टू MA. मास कितना है? 40 ग्राम ना. 40 इंटू 10⁻³ इंटू 80/100 डिवाइड बाई 1.2. दशमलव ले गए उधर, ये कट गया. देखिए आसान हो गया ना यहां से. अब आइए 4 से 10, 4 से 4 दिया 12, 3 से 27, 270. देखिए कितना 270. 97 का 270 न्यूटन फोर्स. SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड. न्यूटन सेकेंड ना, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. फोर्स के लिए न्यूटन, टाइम के लिए सेकेंड. न्यूटन सेकेंड. ऑप्शन डी. 98 ऑप्शन डी. 99. व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग? फायरिंग से पहले भाई गन और बुलेट का लीनियर मोमेंटम 99. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया. तो 0 0 ना. अरे दोनों चलिए नहीं रहा. मोमेंटम कब होगा? जब चलेगा. आइए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. एक ब्लॉक है जिसको स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन थीटा में रखा हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड. इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पर किधर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा? नॉर्मल ही लगाएगा ना. कितना लगेगा भाई? नॉर्मल mg cos थीटा. ये mg, तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा. बी ऑप्शन 100. ये हमारा 100 क्वेश्चन तक हुआ. कुछ समझ में आया? एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बताते जा रहे हैं. थोड़ा सा फास्ट कर दिए इस लेसन को, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए. अब आगे हम लोग देखते हैं. एक 101 में आइए, क्या कह रहा है? एट हाई स्पीड फ्रिक्शन. स्पीड बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? तो हाई स्पीड में फ्रिक्शन जो है बढ़ जाता है. एट हाई स्पीड फ्रिक्शन इंक्रीजेस. ओके. एट हाई स्पीड फ्रिक्शन increases. आइए नेक्स्ट. ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg for 10 सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, और इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. तो फोर्स लग रहा है 10 सेकेंड. कितना देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए. तो 10 न्यूटन इंटू 10, तो 100 kg मीटर पर सेकेंड. कौन सा ऑप्शन है? देखिए बी ऑप्शन यही तो है, 100 kg मीटर पर सेकेंड. क्यों? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इंपल्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए इंपल्स निकाल लीजिए, और इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम.
फोर्स 10 न्यूटन, टाइम 10 सेकेंड। ओके, आइए 103 में, यानी कि 102 में 102 का ऑप्शन बी, हाई स्पीड में फ्रिक्शन 101 का ऑप्शन ए, 102 का ऑप्शन बी। 103, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज। कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, वो पड़ा हुआ है, स्थित है ट्रेन के फ्लोर में जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो भैया यहां देखिए क्या होगा, तो जब ट्रेन आगे बढ़ रहा होगा एक्सेलरेशन से, तो इस स्टोन पर एक सुडो फोर्स लग रहा होगा ma, और चूंकि ये स्थिर है, ले पड़ा हुआ है, तो फिर एक यहां पर फ्रिक्शन भी लगेगा। तो कह रहा है कि द नेट फोर्स, तो अगर वो स्थित है, कह रहा है लेइंग ऑन द, चल नहीं रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही होगी, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सुडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन 1 न्यूटन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो ऐसे जनरली अभी वो लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन कह रहा है, पड़ा हुआ है, तो अभी 0 न्यूटन नेट फोर्स का बात कर रहा है ना, नेट फोर्स ऑन द स्टोन इज 0। ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर देखिए ना, नेचर ऑफ द सरफेस, हाँ ठीक है, एंड मटेरियल ऑफ द, नहीं मटेरियल पर नहीं, नेचर ऑफ द सरफेस, ए ऑप्शन। 104 का ऑप्शन है। 105, व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर दे एक्सर्ट, तो जब वो दो वस्तु एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। 105 कह रहा है व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ईच अदर दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। आगे को इक्वल, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स गलत, इक्वल फोर्स बट सेम डायरेक्शन गलत, ऑल ऑफ दिस गलत। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यानी ऑप्शन ए, 105 का ऑप्शन ए। 106 में आइए, ए कांस्टेंट फोर्स acting on a body of mass 5 kg changes its speed from 5 meter per second to 1 meter per second in 10 second without changing the direction, यानी डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्पीड चेंज हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अच्छा स्पीड चेंज हुआ है तो टाइम भी दे दिया, चेंज इन स्पीड भी यू और टी दिया हुआ है, तो ये निकाल लीजिए ना। क्योंकि फोर्स पूछ रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v था 5, u हो गया है 1 प्लस a कितना, a निकालना है, टाइम है 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा भाई, u कितना है, u1 ही है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर आ गया, 4 इज इक्वल टू 10a, देन a इज इक्वल टू 4/10 यानी 2/5, ये a निकल गया, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास दिया हुआ है 5 kg, ए आ गया 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन ना, देखिए सिंपल सा तो क्वेश्चन था। 106 का ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेज इट्स स्पीड, स्पीड को चेंज कर रहा है, 5 से 1 में लाया, तो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल 1 है ना, मिस्टेक, फाइनल 1 है, इनिशियल 5 है, कोई बात नहीं, माइनस आएगा, सॉल्यूशन वही रहेगा। 1 इज इक्वल टू 5, देन -4 इज इक्वल टू माइनस है, यानी रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, आंसर वही रहेगा, बी ऑप्शन ही रहेगा, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स। A force of 98 Newton is required to drag a body of 100 kg on ice. The coefficient of friction will be, कह रहा है कि आइस से एक बॉडी को निकालने में 98 न्यूटन का फोर्स लगा, आइस फ्लोर से फोर्स लगा 98, मास है 100 kg, तो फोर्स जितना लग रहा है
तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन। तो जितना फोर्स लगा होगा उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो 98 इज इक्वल टू म्यू एम जी, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू 98 बाई एम जी, 98 बाई 100 इंटू 9.8, 10 बाई 1 बाई 10, 0.1। कौन सा है ये? डी ऑप्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ रिक्वायर्स एन एक्सेलरेशन इतना, द मास ऑफ द बॉडी इज। इस इतना फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन इतना हो जा रहा है। यहां से फोर्स निकाल ले, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। तो जब 100 न्यूटन और मास दिया हुआ है, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20, सॉरी मास इज इक्वल टू 5 है ना, 100 बाई 5, सॉरी एफ हो गया। देन मास ऑफ द बॉडी एम इज इक्वल टू एफ बाई ए, 100 नहीं 10 सॉरी 10 अंडर रूट 100 यानी 10 बाई 5 यानी कि 2 kg। कैसे? अरे एफ दिया हुआ है ना भाई 6i माइनस 8j, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी एफ जो है आपका कितना आ गया? एफ जो है आपका 10 आ जाएगा। तो जब फोर्स 10 आ गया तो मास जो है कितना हो जाएगा? मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, यानी कि 2 kg। कौन सा ऑप्शन? 108 का देखिए, ऑप्शन ए 2 kg। स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेन द सेम विथ इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। नहीं भाई, स्टैटिक जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। डिक्रीजेज विथ, नहीं, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। यस, ऑप्शन सी 109। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। ओके, 110 में आई 110। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सरफेस, the force of friction is called moving on the surface, then it is called kinetic friction। moving on the surface काइनेटिक का टाइप है रोलिंग और स्लाइडिंग, लेकिन हम उसको क्या नाम देंगे? काइनेटिक। मूविंग ऑन द सरफेस, बी ऑप्शन। 111 में आई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑयल किया जाता है, बॉल बेयरिंग किया जाता है, ग्रेफाइट किया जाता है, सैंड नहीं किया जाता है। सैंड करने से वो सरफेस रफ हो जाएगा रगड़ा करके। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो टेंजेंट ऑफ द ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्टीन नंबर आइए, 113। इफ एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन एंड होना चाहिए, एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इज इक्वल टू f बाई n, देन tan थीटा इज इक्वल टू f बाई n। लेट f बी द अप्लाइड फोर्स। ये देखिए 114, 114 नंबर, 114 और 115 सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड एफ एस होना चाहिए यहां। एफ एस बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ड्यू टू द, इफ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स द बॉडी रिमेन एट रेस्ट, देन कह रहा है कि एफ जो है अप्लाइड फोर्स है और एफ एस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो है रेस्ट में ही रह जाएगा। तब दोनों में क्या रिलेशन होगा? तब उस स्थिति में एफ एस जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स से या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है
चल नहीं रहा है तो इक्वल टू और अप्लाइड फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन, अप्लाइड फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, इक्वल टू। तो इक्वल टू यानी कि एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ एस, ये कंडीशन आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। तो 115 का भी ए सेम क्वेश्चन है। 116 में आइए क्या कर रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज केप्ट बाय प्रेसिंग टू ए वर्टिकल वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक बॉडी है, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, मान लिया जाए इसको दीवार के साथ प्रेस करके रखे हुए हैं, है ना? कितना? तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द बॉडी इज, अब क्या कह रहा है समझिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वॉल और बॉडी के बीच 0.3, देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऐसा फिगर होगा। देखिए ऐसा फिगर होगा, एक बॉडी को ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम दीवार के साथ पकड़े हुए हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो भैया इसका वेट mg लगेगा, तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना। तो एफ आर इज इक्वल टू, होल्ड में है, एफ आर इज इक्वल टू mg, म्यू mg। नहीं, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, और n इक्वल टू म्यू इंटू 100, तो ये 0.3 ना। तो म्यू का वैल्यू आपका दिया हुआ है, नॉर्मल कितना यहां लग रहा है? 0.3, तो ये 30 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है यहां पर? देन द फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर तो mg के अपोजिट में ना फ्रिक्शन लगेगा, तो यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा mg के बराबर होगा। एफ आर इज इक्वल टू यहां पर रेस्ट में है ना mg, m कितना है भाई? 2 kg, और g कितना है? 10 लेते हैं, देन 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन होगा, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 20 न्यूटन होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा फिगर है ना, फ्रिक्शन ऊपर mg नीचे, तो और ये रेस्ट में यानी एफ आर इज इक्वल टू mg। 17 नंबर में आइए, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर क्या? अरे क्या बार भाई बता चुके हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज द अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, देन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 117 ऑप्शन ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक तो है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो सर म्यू इज इक्वल टू एफ आर बाई एन, एफ आर भी फोर्स है और नॉर्मल भी फोर्स है, देन यूनिट लेस, नो यूनिट। 119 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नो यूनिट, यूनिट लेस, डी नंबर। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, यानी इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, और इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ऑप्शन बी। 120 का देखिए ऑप्शन बी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फॉल फ्रीली फ्रॉम ए स्टेशनरी स्टेट, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स डाउन ए डिस्टेंस ऑफ h। देखिए यहां से h डिस्टेंस उसको गिरना है, एक यहां से स्टेशनरी स्टेट से, तो जब ये यहां गिरेगा तो गिरते समय उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी n इज इक्वल टू √2gh। तो इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी m इनटू √2gh, m इनटू √2gh, ऑप्शन बी। 121 ऑप्शन बी। आइए 122 में क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.1, द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच ए साइक्लिस्ट कैन टेक ए सर्कुलर टर्न ऑफ विदाउट स्किडिंग। तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी। तो म्यू दिया हुआ है भाई कितना? म्यू दिया हुआ है 0.1, रेडियस कितना? रेडियस 3 और
और आपका जी हम लोग 10 लेते हैं तो आ जाएगा इसका √3 ये बी ऑप्शन 122 का ऑप्शन बी देखिए। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टर्निंग कितना विदाउट बेंडिंग म्यू आर जी, म्यू दिया हुआ आर जी जानते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऑप्शन ए, तो 123 का ऑप्शन ए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। 124 द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, यानी कि m इज इक्वल टू एफ बाई ए, इसको इनर्शियल मास, इट इज कॉल्ड द इनर्शियल मास, और mg से जो मास मिलेगा ग्रेविटेशनल मास। टू बॉडीज ऑफ मास m masses 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force। अच्छा 4 kg पर और 5 kg पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी इज इतना, यानी 4 kg वाले का एक्सेलरेशन इतना है तो सेम फोर्स लगाने पर 5 kg वाले का एक्सेलरेशन। अच्छा तो यहां से जब एक्सेलरेशन और मास दिया हुआ तो फोर्स कितना लगा है सो निकाल लीजिए। F इक्वल टू 4 × 2 8 न्यूटन का फोर्स, यानी इस पर भी 8 न्यूटन लगाना है तो आपका इसका एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाई M, तो 8/5 यानी कि 1.6, देखिए ऑप्शन सी। 125 का ऑप्शन सी देखिए। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, कैंसिल ईच अदर, ठीक है, आर इक्वल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ये गलत है। यहां पर क्या कह रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये दोनों ऑप्शन गलत है, कैंसिल ईच अदर। दोनों का एक्शन रिएक्शन का रिजल्ट तो 0 होना है। ये एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी है, ठीक है, ऑप्शन यही है। 127 127 इफ ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल वर्टिकली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, देन वेयर विल द बॉल फॉल। तो उसी के हाथ में, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होता, रिटार्डेशन होता तो वो हाथ में नहीं गिरता। एक्सेलरेशन होता तो बॉल पीछे गिरता, गाड़ी आगे बढ़ जाता, रिटार्डेशन होता तो बॉल आगे बढ़ जाता, गाड़ी पीछे रह जाता। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जितना वेलोसिटी से कार चल रहा है उतना वेलोसिटी बॉल का भी है, तो फेंकेंगे तो साथ साथ हाथ में गिरते चला जाएगा। What is that physical quantity called which is equal to the change in momentum of a body? Change in momentum of a body is called impulse. Option C 128 का देखिए, change in momentum of a body is called impulse। 129 में आइए, which one of the following is not a force? Impulse, tension, thrust and weight। Tension is force, thrust is force, weight is force, but impulse is force for a small time। थ्रस्ट और वेट और टेंशन ये तीनों फोर्स है। ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग एट ओरिजिन t इक्वल टू 0 with a speed of इतना in the positive x axis subjected to a constant force F Newton 8 Newton towards negative x axis the position of the body after 25 second। हाँ, एक बॉडी जो है समझिएगा, पहले इधर जा रहा है कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है भाई, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका वेलोसिटी गिरना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, वो गिरना वही नहीं घटना, और उसको तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज निगेटिव, तो रिटार्डेशन, ये हमारा रिटार्डेशन आ जाएगा, तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और A कितना हो जाएगा भाई, F बाई M, 8/0.4 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस, है ना।
तो जब रिटार्डेशन इतना हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 25 सेकेंड के बाद पोजीशन यानी s निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो u हमारा 10 है इंटू 25 माइनस हाफ, a आपका है 20 इंटू 625, 10 आ गया, ये 250 हो गया, माइनस 6250 दैट इज इक्वल टू माइनस 6000 मीटर में आ जाएगा वो। समझे क्या क्या? चलिए देखा है 31 यानी कि 130 का माइनस 60 मीटर यानी निगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 4 kg का मास है, ओरिजिन पर है वो, लेकिन वो चलने लगता है 10 मीटर से पॉजिटिव, ये ओरिजिन है इधर, और एक उस पर कांस्टेंट फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं। तो 25 सेकेंड के बाद वो कहां जाएगा? तो भाई 25 फोर्स एक्स, तो जब इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स निगेटिव डायरेक्शन, तो रिटार्डेशन का काम करेगा ना। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाल लिए और इसमें माइनस लगा दिए। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन करेगा तो जब एक्सेलरेशन पता हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना? 6000 माइनस 6000 मीटर। 131 में आइए, 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v। अच्छा, ये 3 फोर्स इस तरह से ऑल आर इन द सेम ऑर्डर, लेकिन हमको पता है कि अगर ये F1 है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3, तो F3 जो होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3, जो यानी कि ये जो थर्ड वेक्टर होना चाहिए ये इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। F1 प्लस F2 प्लस F3 विल बी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 होना चाहिए, और इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो इधर आना चाहिए। लेकिन यहां जो F3 है, F3 जो है अपोजिट में है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 का रिजल्ट जो है हमारा 0 हो जा रहा है, यानी नेट फोर्स इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है। तो जब 0 हो जा रहा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, भी रिमेन अनचेंज। याद रखिएगा ना, ये थोड़ा वेक्टर का कंसेप्ट है। ट्रायंगल लॉ अगर याद है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि 2 वेक्टर का सम तीसरा साइड होना चाहिए, लेकिन अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीसरा सेम ऑर्डर में है, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू F3 होना चाहिए, लेकिन F3 जो है माइनस F3 दिया हुआ है, तो फिर उनका रिजल्ट 0 आ जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन से याद रखिए, बस ऑप्शन ए। अब आइए 132, ए फोर्स ऑफ मास मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना इज हिट बाई ए, कुछ भी किसी से हिट किया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। इंपल्सिव फोर्स कितना होगा? तो इंपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू इंपल्सिव आई इज इक्वल टू F इंटू टी, यही ना। और यहां पर F कितना है? 150 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम कितना? 0.1। तो 1 2 0 से भैया यहां तो यही कट गया है। 15 दूना 30 में 1 0 आया, तो 0.3 न्यूटन सेकेंड। ठीक है। अरे इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। मास इतना, एक्सेलरेशन इतना, सब कुछ शॉर्ट वैल्यू पुट किया गया, यानी ऑप्शन सी। 133 में आइए, 133 क्या करा है? फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इजेक्टेड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, द इंपल्स इज। फिर तो वही बात है, लेकिन यहां पर मास दिया है, फोर्स डायरेक्ट दे दिया है। वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था? मास दिया और एक्सेलरेशन दिया, फोर्स नहीं दिया। लेकिन यहां पर डायरेक्ट फोर्स, तो कह रहा है इंपल्स आई इज इक्वल टू F इंटू टी। तो यहां फोर्स दिया हुआ 50 और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड।
तो 150 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। यही अंतर, इसमें फोर्स डायरेक्ट दे दिया और टाइम दिया, उसमें क्या था कि मास और एक्सेलरेशन दिया है और टाइम इसमें भी दिया। इंपल्स निकालने के लिए भाई I इज इक्वल टू एफ टी, आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये सारा फॉर्मूला। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। 134 का सी, बोथ। 135 लुब्रिकेशन इज यूज टू क्या, डिक्रीज द फ्रिक्शन भाई, नॉट इंक्रीज द फ्रिक्शन। If a force acting on a body increases its velocity, then the force is known as क्या, acceleration force। अगर एक फोर्स किसी वस्तु के वेलोसिटी को इंक्रीज कराता है तब उस फोर्स को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स। ऑप्शन ए, 136 का ऑप्शन ए देखिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, द नॉर्मल रिएक्शन। बस, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये भाई आपका लेसन 4 कंप्लीट, द एंड, द एंड। एक एक क्वेश्चन को बच्चों विथ एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। सेकेंड ईयर में भी हमने कहा, लेकिन असाइनमेंट सर कहां पढ़े थे, नहीं पढ़ने का टाइम मिला। अगर इसी गलती को आप फिर से दोहराएंगे, अगर आप भी दोहराएंगे, फिर से नहीं, आप भी दोहराएंगे, तो फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पास तो कर जाइएगा, 40 में 12 क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, लेकिन एक होता है ना किसी से देख के ऐसे वैसे अंदाजे मार करके। तो बच्चों थोड़ा सा इतना पढ़ के जाइए कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, इतना पढ़ के जाइए कि आप कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई 80% तो सर बोले थे हमको आना ही आना है, एकदम आएगा। इसलिए असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को करके जाइए, मेरी गारंटी है कि इससे 80% से कम नहीं रहेगा। आप करके जाके तो देखिए, एग्जाम होगा ना, सर झूठ बोल रहे सच बोल रहे, एग्जाम होगा तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा ना, असाइनमेंट आपको दिया हुआ है। हम वीडियो भी बना के, सेकेंड ईयर में वीडियो भी बना के डाले हैं, आप देख सकते हैं। फाउंडेशन फिजिक्स का काला सच, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें हमने कुछ नहीं, वो फाउंडेशन फिजिक्स का कोई गलत काला सच नहीं है, चूंकि टॉपिक को अट्रैक्टिव करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। अब देखिए कि उस वीडियो में हमने क्या दिखाया है। आपके लिए भी वीडियो बना के डालेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा। असाइनमेंट यही है ना, ऐसा थोड़े कि असाइनमेंट बदल देंगे। आपको असाइनमेंट आपके सामने ना असाइनमेंट है, एक एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर से देखा गया है। तो इतना तो एक्सपीरियंस है ना, ये बाल जो है आपका गवाही है, इट इज द प्रूफ कि ये बाल ठाकुर, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, है ना, ये अनुभव वाली सफेदी है। थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसको छुपा लेंगे डाई करके, है ना। तो बच्चों मन लगा करके वीडियो को देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि थोड़ा बहुत चेंज हो अगर क्वेश्चन में तो आपको समझ में आए, लेकिन रहेगा नहीं चेंज। ओके, बाय।